होता है? इट इज पीपल्स रूल। तो डेमो का मतलब पीपल होता है, क्रसी मींस रूल। तो जैसे ऑटोक्रेसी आता है तो कोई भी अथॉरिटेरियन इंडिविजुअल का रूल हो जाएगा, या मोनार्की आता है तो दैट इज रूल ऑफ अ मोनार्क। तो वैसे डेमोक्रेसी में इट इज द रूल ऑफ द पीपल। अब डेमोक्रेसी हमने देख लिया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वगैरह होती हैं। तो इसका आउटकम क्या है, मतलब अगर डेमोक्रेसी कहीं पे भी इम्प्लीमेंट होती है तो व्हाट डज इट रिजल्ट टू? अब देखो, कोई भी स्टेट जो स्टैब्लिश होता है, कोई भी कंट्री में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश होता है, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, कि वो लोगों को किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है, क्या उसके उनके कुछ राइट सिक्योर करता है, वेदर इज इट लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द पीपल और नॉट। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें देखेंगे कि हाउ सक्सेसफुल हैज डेमोक्रेसी बीन इन केस ऑफ इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो डेमोक्रेसी भी है तो उसको लीगल बेसिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और जो ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, जैसे आपकी बुक्स में प्रीफेस होता है उसी तरीके से प्रीएम्बल है ये। तो इसमें अगर पढ़ते हैं तो यू विल फाइंड दैट आवर प्रीएम्बल डिक्लेयर्स India as a democratic republic. So it says, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो ये आइडियल्स दिए हुए हैं कि हमारा स्टेट कैसा होना चाहिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। सोशलिस्ट और सेक्युलर तो खैर बाद में ऐड किए हैं शायद ये। सोशलिस्ट तो डेफिनेटली 1976 में ऐड किया है। आई डोंट रिमेंबर वेदर सेक्युलर वर्ड वाज आल्सो एडेड द सेम टाइम और नॉट। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है मेंशन्ड हियर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही डिक्लेयर करता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी और ये एक रिपब्लिक भी है। तो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, जैसे इंडिया के केस में प्रेसिडेंट की है, तो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन ब्लड, कि वो फैमिलियल टाइज के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। दैट इज गोइंग टू बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और वो हेरिडिटरी नहीं है, बेसिकली इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है क्या प्रेसिडेंट का, तो इट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा कुछ चीजें मेंशन की हैं कि एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। जस्टिस किस किस टाइप की सिक्योर करनी है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग them all fraternity. Fraternity means brotherhood. Fraternity assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation. तो पहले डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो डेमोक्रेसी है और ये उसके एम्स हैं कि क्या क्या एम्स हैं। डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी तो इट इज गोइंग टू इंश्योर जस्टिस, न्याय इंश्योर करेगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लिबर्टी होगी, लिबर्टी मींस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो हर तरीके की फ्रीडम, ये जैसे आर्टिकल 25 टू 28 में जो लिबर्टी का वो रिलीजियस फ्रीडम का दिया हुआ है, वैसे आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी वगैरह दिया हुआ है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ, अलग अलग टाइप की फ्रीडम मेंशन की हुई है। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी दो टाइप की इंश्योर करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि सबको एक समान दर्जा दिया जाएगा और सबको मौके एक जैसे मिलेंगे। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल फ्रैटर्निटी, कि सबके बीच में फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड फैलाना है। assuring dignity of the individual and unity and integrity of nation. Dignity of the individual is very important, कि कोई भी ह्यूमन है, कोई भी सिटीजन है, तो दैट शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। उसको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए विच इज डिसरिस्पेक्टफुल टू द डिग्निटी, कि मतलब उसको डिग्निटी ही एक ऐसी चीज है
that makes us human. नहीं तो animal और humans में ज़्यादा difference नहीं रहेगा if we don't ensure dignity of a particular individual. इसके बाद में तो सिर्फ कौन सी डे को enact हुआ है, 26th day of November 1949 को ये adopt किया था, तो डेट मेंशन की है. So India is a democracy और उसके ये aims हैं. तो let us see whether these aims are justified by our current democratic politics that we have in India. तो अब डेमोक्रेसी क्या है शुरुआत से ही, क्योंकि इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तो उसमें भी डेमोक्रेसी मतलब ब्रिटेन में तो डेमोक्रेसी थी एटलीस्ट, और कुछ हद तक बेसिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की इलेक्शंस वगैरह नाम मात्र वो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए थे, प्री इंडिपेंडेंस में शुरू कर दिए थे. तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट्स होती थी पहले के टाइम में, मैं मिडीवल या एंशिएंट टाइम की बात करें तो उसमें अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती थी, मोनार्कीज होती थी. लेकिन डेमोक्रेसी वाज अ मॉडर्न फिनोमेना, और जो ये यूएस है, तो यूएस कैन बी सेड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेसीज. जो यूके है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. खैर वहां पर भी डेमोक्रेसी है लेकिन मोनार्क भी है, रिपब्लिक नहीं है वो. तो जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, हाँ, तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए क्या कहते हैं कि व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर. तो डेमोक्रेसी बेटर इसलिए है कि इट इंश्योर्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, कि सबको बराबर से देखते हैं. इट इंश्योर्स डिग्निटी of the individuals, improve the quality of decision making, provides a method to resolve conflicts and allows room to correct mistakes. अभी ये एक एक करके देख लेते हैं. देखो, promotes equality among citizens, ये तो पता ही है कि मतलब जैसे आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो that ensures equality among all citizens. and ये खैर नेगेटिव टर्म्स में लिखा हुआ है कि no citizen of India should be discriminated only on the basis of caste, gender, sex, race, religion, creed. इन सब बेसिस पर कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. So in India we have right to equality for all the citizens of India. उसके बाद में enhances the dignity. अब dignity किस तरीके से डेनिग्रेट की जाती है, कि किस तरीके से लोगों के पास में डिग्निटी नहीं है, वो एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हमने लास्ट चैप्टर किया था ना, कास्ट, रिलीजन और जेंडर का, तो हाउ आर विमेन डिवॉइड ऑफ डिग्निटी, उनसे डिग्निटी किस तरीके से ले ली जाती है. तो अगर किसी के राइट्स वायलेट करते हो आप, इफ यू आर सब्जेक्टिंग अ वुमन टू डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसकी डिग्निटी कहाँ रह जाएगी. या अगर उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस छीन लेते हो, उसको डिपेंडेंट बना देते हो किसी के ऊपर, देन ऑल्सो डिग्निटी नहीं रहती है. कास्ट के टर्म्स में अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेजर एग्जांपल्स. अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, और कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17 में अबॉलिश कर दिया था. आर्टिकल 17 abolishes the practice of untouchability. और इसके अलावा सिविल राइट्स एक्ट भी पास हुआ था बाद में, 1955 में शायद पास हुआ था, जिससे कि ये इलीगल भी बना दी गई थी, पीनल प्रोविजंस दे दिए गए थे. तो डेमोक्रेसी, थ्रू डेमोक्रेसी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी एनहांस्ड. डिग्निटी कैसे एनहांस होगी, क्योंकि ये लोग भी, जिनका भी नाम मैंने लिया है, विमेन, लोअर कास्ट पीपल और अनटचेबल पीपल, जो अनटचेबल हुआ करते थे, और पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज. अब क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट करना होता है, सो इवन दे कैन वोट एंड इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. तो अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं, और क्योंकि अपनी वोट खुद चुनते हैं, दैट इज व्हाई दे विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग. कि उनके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, तो उनकी जो डिमांड्स हैं दैट इज गोइंग टू बी पुट फॉरवर्ड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो जिसको वोट किया वो जाकर बोलेगा कि ये ऐसी चीजें होनी चाहिए, डिग्निटी इंश्योर करनी चाहिए. तो जैसे बी आर अम्बेडकर जी थे,
बाबा साहेब अम्बेडकर, he was elected as an MP. तो उन्होंने जब मौका मिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, तो ही एंश्योर्ड कि डिग्निटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पीपल इज मेंटेन्ड। तो आर्टिकल 17 से तो शेड्यूल्ड कास्ट का कर लिया, विमेन का और बच्चों के लिए भी है कि फोर्स्ड लेबर होती है, चाइल्ड लेबर होती है। तो आई थिंक आर्टिकल 23 और 24 से शायद है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द आर्टिकल्स, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं ये बैन कर देते हैं चाइल्ड लेबर को, एंड दे प्रोहिबिट एनी derogatory practice against women, so thereby ensuring dignity of these individuals. इसके अलावा जैसे वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स की भी डिग्निटी कैसे इंश्योर की जाएगी? अगर उनको कम पे दी जाती है कि जितना काम करते हैं उससे कम पैसे मिलते हैं, तो दे कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। पैसे ही नहीं होंगे कैसे जिएंगे? तो दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, फोर्स्ड लेबर हो रहा हो या ऐसे। तो डेमोक्रेसी में, बिकॉज दीज पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, सो दे कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एंड हेंस एनहांस देयर डिग्निटी। और क्योंकि सारी जितने भी लोग होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है डेमोक्रेसी में, सो द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग आल्सो इंप्रूव्स। अब क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? अगर देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो टॉप में पोजीशन में जो भी है, अगर सिर्फ वही डिसीजन लेगा तो सिर्फ एक ही इंसान का माइंड वर्क कर रहा होगा, एंड देयर इज अ ग्रेट चांस दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। अभी नॉर्थ कोरिया में देख लेते हैं, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, तो किम उंग जो भी है, जो उसके सुप्रीम लीडर है, सो ओनली दैट पर्सन मेक्स ऑल द डिसीजंस। जो बाकी लोग हैं उनके डिसीजन है नहीं है वो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बहुत सारे डिसीजंस, मतलब नॉर्थ कोरिया में भी पॉवर्टी काफी है, नॉर्थ कोरिया इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो बिल्कुल अलग होया हुआ है। तो ये इस वजह से है क्योंकि सिर्फ एक इंसान के डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। अगर ब्रॉड बेस्ड डिसीजन हो, सो प्रोबेबली द डिसीजंस that are going to be made are going to be much better, कि वो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से होगा, वो अलग अलग डायमेंशन से देखकर होगा कि कौन से एस्पेक्ट से, मतलब हर एस्पेक्ट से एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखा जा सके और उसको रिजॉल्व करने के लिए बेटर डिसीजंस लिए जा सके। देन इट इज आल्सो अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डेमोक्रेसी के बारे में ना एक कहावत है कि डेमोक्रेसी रिप्लेसेस बुलेट बाय बैलेट। बुलेट गोली होती है, एज यू मे बी अवेयर, और बैलेट ये है बैलेट बॉक्स। सो डेमोक्रेसी रिप्लेसेस बुलेट बाय बैलेट। दैट मींस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कोई मींस नहीं है तो लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और गोलियां चलेंगी। और अगर वो डेमोक्रेसी क्या करती है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स फिजिकल वायलेंस की बजाय इसको बैलेट से रिप्लेस कर देती है। दैट मींस द डिसीजंस आर नाउ टेकन थ्रू वोटिंग, कि मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी वो होगा, उसके हिसाब से होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट का एक ऑल्टरनेट मींस बताती है ये डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व करने के मींस मिलते हैं। तो अभी देखो जैसे काफी सारे जो स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, उनके बीच में वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे पंजाब हरियाणा के बीच में है, तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में है। तो ये अगर वाटर इज अ वेरी एसेंशियल कमोडिटी, बिना पानी के तो काम नहीं चलेगा। अगर डेमोक्रेसी नहीं हो तो वाटर के ऊपर वॉर्स हो चुकी होती, और मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद इन इंडिया वुड हैव बीन फाइटिंग विद ईच अदर, लड़ाई कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो ये तो फीलिंग की बात होगी कि मतलब वी फील दैट डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज ऑफ ऑल दीज
रीजंस कि ये रीजंस है, इसकी वजह से डेमोक्रेसी इज अ गुड सिस्टम। लेकिन इज इट एक्चुअली गुड सिस्टम? कि मतलब इट अपीयर्स गुड कि इट इज गुड इन प्रिंसिपल, लेकिन प्रैक्टिस में कैसा है? तो प्रैक्टिस में जैसे ये इमेज मैंने डाली हुई है कि ये भी अगेन आर के लक्ष्मण की है। दिस इज आर के लक्ष्मण कॉमन मैन। तो इस तरीके के कार्टून बनाया करते थे कि जब वोट हो रहा है, मतलब इलेक्शंस हैं, तो जितने भी लीडर्स हैं जो वोट मांग रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू प्रे टू द कॉमन मैन कि भाई हमें वोट दे, तो हमें वोट दे, तो हाथ जोड़ रहे होंगे। लेकिन वंस इलेक्शंस आर कंप्लीटेड तो ये बड़े हो जाते हैं एंड द कॉमन मैन इज फॉरगॉटन, कि अब वो अपने हिसाब से चला रहे होते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। और कॉमन मैन जो कल तक इतना इम्पोर्टेंस, जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस थी, सडनली द इम्पोर्टेंस इज श्रंक। तो एक और बिलीफ है कि डेमोक्रेसी कैन क्योर ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कि डेमोक्रेसी से जितनी भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ऑल दोस प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, जैसे कोई भी चीज होती है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। तो अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज एन इंस्टीट्यूशन, अब इस इंस्टीट्यूशन का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन व्हाट इज इट्स इफेक्ट गोइंग टू बी। अगर इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है या इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, so it is not going to cure the problem, instead it is going to create more problems। कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह ये डिसीजन मेकिंग को ही वो डिले कर देगा। कि जैसे है कि इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, तो अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है तो यूं हो सकता है कि जो डिसीजन 2 मिनट में लिया जा सकता था, उसको 10 साल लग जाए। एक एग्जांपल है, जैसे जीएसटी का था। जीएसटी वाज एनैक्टेड इन 2016। जीएसटी डिस्कशन में है एटलीस्ट 2008 से, तो है 2008 या 2006 ऐसे कुछ, मतलब कह रहे थे कि जीएसटी आना चाहिए, जीएसटी आना चाहिए, बट इट टुक सो मेनी इयर्स टू एनैक्ट जीएसटी। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं, पिछले 15-20 साल से कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये रिफॉर्म होना चाहिए, लेबर लॉज रिफॉर्म होने चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी रिफॉर्म्स करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन होकर नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं बिकॉज दे थिंक दैट पर्टिकुलर लॉ मे नॉट बी टू देयर बेनिफिट। तो इसलिए इवन डेमोक्रेसी is not necessarily going to lead to all these solutions. In fact, it can also create some problems. अभी इंडिया और चाइना का एग्जांपल देख लो। इंडिया and China became independent almost at the same time. India 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था, चाइना 1948 में हो गया था। और इनिशियल इयर्स में चाइना क्या है, डिक्टेटरशिप की तरह है। दे कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। सिंगल पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट रूल ही है, तो डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पर, नाम के लिए इलेक्शंस होते हैं। लेकिन चाइना का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का देखो तो ओवर दीज past few decades, China has emerged as an important global power. इसने पॉवर्टी काफी हद तक रिड्यूस कर ली है। मतलब large number of people in China who are below poverty line are above poverty line now. मतलब their standard of living is much higher than in case of India. इंडिया में अभी भी पॉवर्टी लाइन जो है that is 27 rupees per day फॉर रूरल एरियाज और 33 रुपीज है शायद अर्बन एरियाज के लिए। और उसके बेसिस पे भी कम से कम 30-40% हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। कि रोज के जैसे रूरल एरिया में 27 रुपए जो कमाता है, दैट इज गोइंग टू बी अबव पॉवर्टी लाइन। लेकिन उसके बावजूद भी अराउंड 30-40% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। चाइना जबकि डेमोक्रेसी नहीं है, उसमें कम पॉवर्टी है, उसमें डेवलपमेंट ज्यादा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग है, उसकी आर्मी भी ज्यादा अच्छी है। इंडियंस जनरली टेक, वो कुछ साल पहले तक, जब तक चाइना अपने आप को असर्ट करने नहीं लगा था ना, इंडियन यूज्ड टू फील प्राउड कि वो है चाइना में क्या है, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर ली, डेवलपमेंट ज्यादा कर लिया, तो क्या हुआ, हम डेमोक्रेसी है। अब कहना छोड़ दिया। When we see how China is asserting
their power. देखो अल्टीमेट एम क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने का, कि द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, उत्तरदायी होना चाहिए, इट शुड बी रिस्पॉन्सिव एंड इट शुड बी लेजिटिमेट. अब उत्तरदायी होना या अकाउंटेबल होना ये तो पता होगा कि मतलब अगर कुछ भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी पैसा खर्च करते हैं तो द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, द गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल फॉर इट. कि अगर गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेट जो पैसा आता है वो लोगों से आता है, पीपल पे टैक्स, और वो पैसा यूज होता है, गवर्नमेंट यूजेस दैट मनी फॉर नेशनल पर्पसेस, जो भी डेवलपमेंट करना है, जो भी करना है उसके लिए यूज करती है गवर्नमेंट. तो उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है. अगर अकाउंटेबिलिटी होगी देन इट कैन बी इंश्योर्ड कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो ठीक से हो रहा है, या जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वेदर समवन इज अब्यूजिंग देयर पावर और नॉट. कि कोई मान लो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो लोगों को डिवाइड करने में लगा हुआ है, अपनी जेब भरने में लगा हुआ है, या अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको हेल्प करने में लगा हुआ है रादर देन हेल्पिंग द एंटायर नेशन. रिस्पॉन्सिवनेस मैंने गूगल ट्रांसलेट किया था, रिस्पॉन्सिवनेस का भी मुझे उत्तरदायी ट्रांसलेट मिला था. हाँ, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, तो हाउ रिस्पॉन्सिव इज द गवर्नमेंट, कितनी जल्दी वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है. सिंपल सी प्रॉब्लम लगा लो, मान लो इलेक्ट्रिसिटी आपका डिस्टर्ब हो गई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिल रहा है या बहुत ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो उसमें रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होगी कि आपने कंप्लेंट किया और कितनी जल्दी वो ठीक हो गया. तो इस एग्जांपल से पता चल रहा होगा कि हाउ रिस्पॉन्सिव इज आवर गवर्नमेंट. खैर ये कहने का मतलब नहीं है कि इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल. अभी जैसे DHBN का एक कॉल सेंटर भी है, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर एंड गिव अ कंप्लेंट कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, कितने टाइम में आ जाएगी. दे आर, अब ये तो कर दिया है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस मतलब ठीक है वो फोन उठा लेंगे, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू रिजॉल्व द इशू. कि कुछ भी टाइम दे देंगे, इवन दे आर नॉट अवेयर कि कब तक आएगी, तो कुछ भी टाइम दे देते लोगों को. देन द गवर्नमेंट शुड बी लेजिटिमेट, कि उसको जो भी पोजीशन पे बैठा है वो क्या सही, वेदर इट इज कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट. लेजिटिमेसी मींस वेदर पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एज फेयर, एज जस्टिफाइड. अगर जस्टिफाइड नहीं लगेगा लोगों को, लोग रिवोल्ट कर देंगे. तो डेमोक्रेसी जो रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है, उसको जस्टिफिकेशन देती है कि दे आर इन पावर, और अगर वो पावर में है तो वो जस्ट है, वो सही है कि वो पावर में है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, इसलिए जस्टिफाइड है. अब एक एक करके देखते हैं. अकाउंटेबिलिटी अगर इंश्योर करनी है तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर तभी हो सकती है जब ट्रांसपेरेंसी हो. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, कि अगर ट्रांसपेरेंसी होगी कि कुछ भी अगर गवर्नमेंट में काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स आर लेड आउट, कि कुछ भी काम होता है इस प्रोसेस से होना चाहिए. अगर उस प्रोसेस से वो काम नहीं हो रहा होता है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है. एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, तो उसमें एक केस सामने आया था कि जो उसके हेड थे CBFC के, वो ऑथराइज करते हैं कि भाई कौन सी फिल्म लगाई जाएगी या कौन सी नहीं लगाई जाएगी. वो उसका सर्टिफिकेशन जब तक CBFC का नहीं मिलेगा तब तक कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती है. तो जो उसके हेड थे CBFC के, वो दैट पर्सन वाज हाईली करप्ट. वो तब तक रिलीज नहीं होने देते थे जब तक जो भी फिल्म प्रोड्यूसर होता था, डायरेक्टर एक्टर होता था, वो उसके पास में ना आए, उसको पैसे वैसे ना दे दे, तब तक वो रिलीज नहीं करने देता था. तो इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि एक दिन पहले जब फिल्म रिलीज होने वाली है उससे 1 या 2 दिन पहले उसको सर्टिफाई किया जा रहा है. अब अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो होता है तो वो फिल्म रिलीज से पहले हो चुका होता. अगर किसी ने 6 महीने पहले अप्लाई किया है सर्टिफिकेशन के लिए तो देयर हैज टू बी अ सेट टाइम के अंदर द फिल्म इज गोइंग टू बी सर्टिफाइड.
लेकिन अगर लास्ट में आकर हो रहा है, दैट मीन्स द ड्यू प्रोसेस इज नॉट बीइंग फॉलोड, और कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी होती है कि लोगों को ये पता चल जाए कि कब उसको फिल्म्स को सर्टिफाई किया जा रहा है, तब वो इंश्योर कर सकते हैं, दे कैन कीप दैट पर्सन अकाउंटेबल। तो इंडिया में आरटीआई एक्ट पास की थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इन द ईयर 2005। तो ये एक्ट एम्पावर करती है सिटीजन्स को टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, एनी पब्लिक अथॉरिटी, अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव। अब लेकिन जैसे जैसे पहले जब पास हुआ था तो इट हैज इम्प्रूव्ड द सिचुएशन अलॉट, कि भाई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना का एटलीस्ट मींस मिल गया है। लेकिन अभी 14 इयर्स हो गए हैं इस एक्ट को पास किए हुए, और विद टाइम नजर आ रहा है कि मोर एंड मोर एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू नलिफाई दिस एक्ट। कि जो एक्सेप्शंस हैं, इसमें एक्सेप्शंस डाले हुए थे कि सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस डाले हुए थे जिसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन देना मना किया जा सकता है। अब उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिनाई कर दिया जाती है इंफॉर्मेशन, और ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट होती है। एक और खैर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए इसके अलावा एक और चीज चाहिए है, दैट इज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। अब विसल ब्लोअर क्या होता है? जो सीटी बजाता है। सीटी कौन बजाते हैं? नॉर्मली गार्ड्स बजाते हैं। गार्ड्स क्यों बजाते हैं? क्योंकि वो तब बताते हैं कि जब उन्होंने कुछ गड़बड़ देख लिया कि कोई चोरी कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, देन द गार्ड इज गोइंग टू ब्लो द विसल। तो विसल ब्लोअर क्या करता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, सो दैट पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अटेंशन ऑफ अदर पीपल टू दिस दैट पर्टिकुलर थिंग, कि क्या गड़बड़ हो रही है उसकी तरफ वो लोगों का ध्यान लेके आएगा। आरटीआई के थ्रू भी काफी सारे लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो विसल ब्लो कर पाते हैं, कि लोगों को बता पाते हैं कि ऐसी ऐसी गड़बड़ हो रही है। लेकिन इंडिया में देखोगे ना, जब से आरटीआई एक्ट पास हुई है, तो बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं टू मेक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल। तो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अप्लाई तो करते हैं, लेकिन मेनी सच विसल ब्लोअर्स और आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। उनको लोग मरवा देते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं या ऑफिशियल्स हैं वो मरवा देते हैं। तो इसलिए एक डिमांड थी कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बी पास्ड, कि भाई सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना सफिशिएंट नहीं है, जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसकी प्रोटेक्शन भी तो करो, नहीं तो उसको मारते रहेंगे तो हाउ आर वी गोइंग टू कीप द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो ऐसे काफी सारे मीन्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस हो सकती है और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द ऑफिशियल्स। रिस्पॉन्सिवनेस, अगर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी तो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड्स। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए एक तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, ऊपर से पीपल्स पार्टिसिपेशन जरूरी है, कि दैट द पीपल आर एंगेज्ड इन डायरेक्ट। तो अगर कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें लोगों का एटलीस्ट कुछ व्यूज लिए जाएं, जिससे कि the quality of governance can be improved. Legitimacy तो obviously elections के थ्रू मिली जाती है गवर्नमेंट्स को। अब देखो, ये हम डेमोक्रेसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जैसे चाइना है, तो चाइना में अकाउंटेबिलिटी लोग इंश्योर कर ही नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन मांग ही नहीं सकते। अभी जो कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है उसकी में भी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? द पीपल ऑफ चाइना कैन नॉट आस्क सच क्वेश्चन टू देयर गवर्नमेंट कि उन्होंने क्या किया, कैसा किया। कुछ करेंगे तो उठा लेते हैं भाई, गवर्नमेंट उठा लेती है। एक तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट हुआ था, गूगल करके देखना। उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। दे वर डिमांडिंग द गवर्नमेंट, डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करो चाइना में भी।
उसकी इमेजेस सर्च करोगे ना, तब पता चलेगा कि लोगों के ऊपर टैंक तक उतार दिए थे अपनी गवर्नमेंट ने अपने लोगों के ऊपर। सो रिस्पॉन्सिवनेस चाइना की इस मामले में तो बहुत ज्यादा है। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अगेंस्ट देम, दे आर गोइंग टू किल यू। तो जैसे नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स होती हैं, तो वो डिसीजन मान लो जल्दी ले लेती हैं, दे कैन बी क्विक एंड एफिशिएंट, लेकिन वो जो डिसीजंस होंगे whether they are going to be acceptable or not, you cannot say that. एक ये कार्टून के थ्रू डिपिक्ट किया हुआ है कि what government knows about you and what you know about the government. तो एक आधार कार्ड जो इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, सो दैट एग्जांपल, आधार वाला जो सिस्टम है, it is very suitable for this. I mean, this cartoon can very well describe the Aadhaar system. कि आधार से privacy invade होती है. The government collects various data about the people through Aadhaar. लेकिन RTI होने के बाद में भी बहुत कम चीजें हैं which the people know about the government. उल्टा टेलीस्कोप से क्या देख लोगे? वो सुना। तो जनरली जो डेमोक्रेसीज होती हैं, तो उनके आउटकम जो होते हैं, दे आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। आरटीआई है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो 3 पॉइंट हमने किए थे ना, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड लेजिटिमेसी। तो देखो लेजिटिमेसी कैसे मिलती है? रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। आपका रिस्पॉन्सिवनेस पब्लिक डिबेट्स और पॉलिसीज के थ्रू होती है कि गवर्नमेंट मान लो अच्छी पॉलिसीज बनाए, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, सो द गवर्नमेंट बिकम्स रिस्पॉन्सिव। और राइट टू इंफॉर्मेशन से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। लेकिन ज्यादातर डेमोक्रेसीज क्या होती हैं? दे फॉल शॉर्ट ऑफ ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। कुछ तो हमने डिस्कस कर ली थी। एक जैसे इलेक्शंस का नहीं डिस्कस किया कि मान लो लेजिटिमेसी ले ली कि इलेक्शन जीत गए, लेकिन उसमें क्या वोट फॉर मनी जो होते हैं कि पैसे देकर खरीद रहे हैं, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। क्रिमिनल एलिमेंट्स अपने पावर के थ्रू आ रहे हैं। इलेक्टोरल फ्रॉड 2 सेकंड बात करना हो रहे हैं कोई असियल में। अपने प्लीज ऑडियोज दीजिए। तो ये सारी चीजें एंश्योर, ये मतलब मान लो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर फ्री हो रहे हैं, लेकिन फेयरनेस के ऊपर अभी भी क्वेश्चंस हैं। तो इसके अंदर हम इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जाने लग जाएंगे तो मतलब इट इज गोइंग टू, दिस इज नॉट द मेन फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेकिन हाँ, ये याद रखना है आपको कि डेमोक्रेसीज किस बेसिस पे इवैल्यूएट होती हैं, एंड मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इट। कोई भी बड़ी से बड़ी कर लो, जैसे यूएसए भी है, यूएसए इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लार्ज तो इंडिया को कहते हैं बिकॉज ऑफ द साइज। तो डिस्पाइट बीइंग द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, वहां पर भी ट्रम्प जैसे लोग आ जाते हैं। ट्रम्प डिडंट सिक्योर 50% ऑफ द वोट्स, जो एक्चुअल वोट्स थी 50% से कम थी, फिर भी वो बन गया प्रेसिडेंट। ओके, सो डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? व्हाट पीपल कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेसी? कि 2 मेन चीजें हैं कि एक तो जो भी नीड्स हैं और डिमांड्स हैं लोगों की, उसके लिए अटेंटिव हो, वो फुलफिल कर सके, एंड द गवर्नमेंट इज फ्री ऑफ करप्शन। अभी देखो लोगों की डिमांड क्या होती है? इनिशियली बेसिक डिमांड्स हैं कि रोटी कपड़ा मकान वाली डिमांड्स होती हैं, जो भी हमने पहले किया हुआ है, बस उसका कंपाइलेशन है इसमें। रोटी कपड़ा मकान की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो जाए, उसके बाद में जो भी सड़क पानी है। तो अल्टीमेटली अगर मैं एक ब्रॉड टर्म लूं, अगर ब्रॉड डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं कि क्या क्या नीड्स और डिमांड होंगी, तो एक ऐसी सिचुएशन, मतलब गवर्नमेंट इंश्योर करे, ऐसा एटमॉस्फेयर बने कि हर कोई इंसान, हर कोई जो सिटीजन है हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में, they should be able to realize their maximum potential, कि जितना वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
so they should be able to realize their potential to the fullest. तो potential realize करने के लिए education, health, employment, business environment वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं. Then it should be free of corruption. तो होनी तो चाहिए, लेकिन जैसे इस कार्टून में है, लोगों का खून चूस कर पी रहे हैं. Every government is corrupt. The difference is only in degree. एक ज्यादा करप्ट हो सकती है, दूसरी कम करप्ट हो सकती है, लेकिन मोस्ट गवर्नमेंट्स आर करप्ट. अब ये तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना, और लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो लोगों की डिमांड्स हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि वो फुलफिल होना तो छोड़ दो, जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं मिल रही होती हैं लोगों को. तो अभी लॉकडाउन कर दिया और ये ध्यान नहीं दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन. चलो मान लो 30% 40% है बिलो पॉवर्टी लाइन, मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं कि अगर उनको लाइवलीहुड डिस्टर्ब होता है, कि मान लो अगर हेल्थ इश्यूज भी हो गए ना, तो दे आर गोइंग टू फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन. 2 महीने तक लॉकडाउन कर दिया विदाउट एंश्योरिंग प्रॉपर फैसिलिटीज फ्रॉम देम, कि वो खाएंगे क्या, उनके लिए फूड अरेंजमेंट है या और चीजें हैं. जैसे सैनिटेशन का है अभी, कि सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजर्स लो, बार-बार में हाथ धो. If a person cannot feed himself, how is that person going to purchase sanitizers or soaps? तो वो चीज पॉसिबल नहीं है. तो ये एक इंडिया का एग्जांपल है, बहुत रीसेंट एग्जांपल है, जिससे कि लोगों की नीड फ्रस्ट्रेट की जा रही है. तो अभी पूछ रहे हैं जी, सर इज दिस टाइम गवर्नमेंट इज करप्ट? ओके, whether the government is this government is corrupt or not. देखो, I won't give any statement. It is for you as a citizen to decide whether it is corrupt or not. चलो मैं इसका आंसर है ना एक बार रिकनेक्ट कर लेते हैं, 1 मिनट बचा है, फिर मैं देता हूँ इसका. ठीक है, तो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, रिकनेक्ट कर लेना, अभी रिजॉइन कर लेना.